कॉरपोरेट लॉ में आज हम अंशदायी सूची कंट्रीब्यूटरीज लिस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। सूची ए, लिस्ट ए, वह कंपनी के वर्तमान सदस्यों एवं अंशदाताओं की सूची होती है। वर्तमान सदस्यों के अंतर्गत वे सदस्य आते हैं जो कंपनी के समापन से पूर्व एक वर्ष की अवधि में किसी समय भी कंपनी के सदस्य थे। इनका उत्तरदायित्व प्रथम उत्तरदायित्व होता है और इस उत्तरदायित्व की सीमा उनके द्वारा अपने अंशों पर आदत रकम तक सीमित होती है। सूची बी, लिस्ट बी, ये कंपनी के उन सदस्यों की सूची है जो कंपनी के परिसमापन से एक वर्ष पूर्व किसी भी समय सदस्यता त्याग चुके हैं। इनका उत्तरदायित्व द्वितीय होता है। अतः यदि सूची ए के अंशदाताओं से पर्याप्त रकम प्राप्त नहीं होती तब उनसे धन मांगा जाता है। इनके उत्तरदायित्व की दो सीमाएं। नंबर एक, ये अपने अंशों की उस आदत रकम के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं जिसका उनके आगामी हस्तांतरी ट्रांसफरी ने भुगतान नहीं किया है। दूसरा, उपयुक्त रकम के उसके भाग के लिए उनसे मांग की जा सकती है जो सूची ए के अंशदायियों से प्राप्त धन एवं कंपनी की सभी संपत्तियों से प्राप्त धन चुकाने के बाद भी शेष रह जाता है। देयताओं के भुगतान का कर, ऑर्डर ऑफ पेमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज, परिसमाप कंपनी की संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त धन एवं अंशदायियों से प्राप्त धन से कंपनी की देयताओं का निम्नलिखित क्रम से भुगतान करता है। पहला, सुरक्षित लेनदार, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सर्वप्रथम कंपनी के सुरक्षित लेनदारों को उनकी देय रकम का भुगतान किया जाता है। सुरक्षित लेनदारों के सामने भुगतान प्राप्ति के लिए ये विकल्प हो सकते हैं। पहला, कंपनी की अपने पास रखी संपत्ति को बेचकर उसमें से अपनी मूल रकम और रोकड़करण तक की तिथि का ब्याज काटकर शेष रकम परिसमापक को दे दें। दूसरा, यदि संपत्ति के विक्रय से ऋण से कम रकम प्राप्त होती है तो शेष रकम के लिए परिसमापक को सूचना देकर लेनदार बन सकते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में ये साधारण लेनदारों के समान ही होते हैं। समापन की तिथि तक का ब्याज इनके ऋण का अंश माना जाता है, लेकिन इस परिस्थिति में ये साधारण लेनदारों के समान ही होते हैं। समापन की तिथि तक का ब्याज इनके ऋण का अंश माना जाता है, लेकिन समापन प्रारंभ होने से अंतिम भुगतान की तिथि तक के ब्याज का भुगतान इन्हें तभी किया जाएगा जब सभी लेनदारों को उनके पूर्ण ऋण का भुगतान किया जा चुका हो। तीसरा विकल्प सुरक्षित लेनदारों के समान यह हो सकता है कि वह कंपनी को अपने पास रखी हुई संपूर्ण संपत्ति परिसमापक के हवाले कर दें और पूर्ण रकम के लिए लेनदार बन जाएं। कानूनी व्यय, लीगल चार्जेज। कंपनी के परिसमापन में किए जाने वाले सभी कानूनी व्ययों का भुगतान सुरक्षित लेनदारों का भुगतान करने के बाद किया जाता है। परिसमापक को दिए जाने वाला पारिश्रमिक, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। कंपनी के समापन व्यय, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। कंपनी की संपत्तियों पर चल प्रभार, फ्लोटिंग चार्ज रखने वाले ऋणधारी एवं लेनदार। पूर्वाधिकारी लेनदार, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 530(1) के अंतर्गत निम्नलिखित लेनदारों को पूर्वाधिकारी लेनदार माना जाता है। इसमें शामिल हैं वे सभी कर जो कंपनी के समापन की तिथि से पहले 12 महीने के अंदर किसी तिथि पर केंद्रीय एवं राज्य सरकार को दिए थे और कंपनी ने उनका भुगतान नहीं किया। किसी कर्मचारी को दिए जाने वाला वेतन, कमीशन अथवा मजदूरी जो गत 12 महीने से देय हो चुका है लेकिन 4 महीने से अधिक न हो, या किसी कर्मचारी का 1000 रुपये से अधिक का न हो। किसी कर्मचारी के अर्जित अवकाश की रकम, वे सभी रकम जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय रकमें,
कर्मचारियों को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत देय रकमें, ऐसी रकमें जो कंपनी द्वारा कर्मचारियों के लाभ या कल्याण के लिए देय हों। ऐसे अनुसंधान व्यय जो कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 235 या 237 के अंतर्गत देय हों। कंपनी के समापन व्यय के बाद पूर्वाधिकारी लेनदारों को भुगतान किया जाता है, जिनके परस्पर समान अधिकारी होते हैं। इन लेनदारों को पूर्ण भुगतान किया जाता है। यदि पूर्ण भुगतान के लिए पर्याप्त धन न हो सके तो इन्हें अनुपातिक भुगतान किया जाता है। धारा 529(1) के अनुसार कर्मचारियों को देय राशि तथा सुरक्षित लेनदारों को देय राशि जो उनको प्रतिभूति के मूल्यों के ऊपर देय है, अंडर क्लॉज सी ऑफ द प्रोविजन टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 520 अन्य सभी दायित्वों के ऊपर प्राथमिकता से चुकाए जाएंगे। उपरोक्त दायित्वों को पूर्णतः चुकाया जाएगा जब तक कि संपत्तियां उनके निपटाने में अपर्याप्त न पड़ जाएं। ऐसी दशा में उनको समान अनुपात से भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त दायित्वों को अन्य शब्दों में प्रत्येक सुरक्षित लेनदार की प्रतिभूति सिक्योरिटीज में कर्मचारी का हित उस सीमा तक समझा जाएगा जहां तक कर्मचारी वर्ग का उसमें भाग निहित है। उपरोक्त प्रावधान के कारण सुरक्षित लेनदारों को जो दायित्व वसूल नहीं हो पाता या उसकी जमानत राशि में कर्मचारी वर्ग का भाग जुड़ जाता है जो दोनों में कम हो, धारा 529(a) के प्रावधानों के अनुसार ऐसे सुरक्षित लेनदार कर्मचारियों के दायित्वों के साथ समभागी होंगे, यानी बराबर के हिस्सेदार होंगे। जैसे मान लो सुरक्षित लेनदारों को दे राशि 6 लाख रुपए, कर्मचारियों को दे 12 लाख रुपए, सुरक्षित लेनदारों के पास में प्रतिभूति 18 लाख है। इसी तरह स्थिति दूसरी हो सकती है, 6 लाख सुरक्षित लेनदारों को, कर्मचारियों को दे राशि 12 लाख और सुरक्षित लेनदारों के पास में प्रतिभूति 9,60,000, यानी पहले वाली स्थिति में प्रतिभूति पूरी है और दूसरी में कम पड़ रही है। इसमें पहली स्थिति में जो है नील होगी ओवरराइडिंग प्रीफरेंशियल पेमेंट। दूसरी स्थिति में 2,80,000 रुपये असुरक्षित लेनदारों हेतु, 5 लाख रुपये कर्मचारियों हेतु। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि सुरक्षित लेनदारों की प्रतिभूतियां उनमें तथा कर्मचारियों के मध्य उनके दायित्व शोधन हेतु अनुपातिक रूप से प्रयोग की जाएगी। न चुकाई राशि अन्य दायित्वों के ऊपर प्राथमिकता से चुकाई जाएगी। यही धारा 529(a) का सर्वोपरि प्रभाव। सुरक्षित लेनदारों हेतु वह राशि जो कर्मचारियों के साथ उनके दायित्व हेतु प्रतिभूतियों में भाग पाने के कारण नहीं दी जा सकी। दूसरा, कर्मचारियों को कुल वह दत्त राशि जो प्रतिभूति में आंशिक भागीदारी से वसूल नहीं हो सकी है। थैंक यू।